वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पिछले महीने रिलीज हुई तेलुगु फिल्म जिसका नाम है पुट्टा बोम्मा। ये मूवी कपिले नाम की मलयालम मूवी की एक रीमेक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में सत्या नाम की लड़की बस में आती है और विशाखापट्टनम बस स्टैंड में उतरकर जाने लगती है। कंडक्टर उसको बुलाकर उसका चेंज देता है। वो चेंज लेकर जाने लगती है पर बहुत नर्वस दिखती है क्योंकि वो अपने गाँव से शहर में पहली बार आई है। वो अपने फ्रेंड को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि मैं सेफ जगह पहुंच गई हूँ। वो किसी और को भी कॉल करती है लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। बस स्टैंड में तरह तरह के लोग होते हैं। एक आदमी किसी का पॉकेट मारकर भागता है, दूसरा आदमी लगेज उठाते हुए सत्या को घूर रहा होता है और पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। सत्या डर के मारे कोई जवाब नहीं देती और उस आदमी से दूर चली जाती है, पर वो आदमी अपने दोस्त के साथ उसको फॉलो करता है। सत्या एक पुलिस ऑफिसर को देखती है और उसके पास खड़ी हो जाती है, पर कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर चला जाता है। अब वो दोनों फिर से सत्या को फॉलो करते हैं। सत्या पैसे देकर बस स्टैंड के बाथरूम में चले जाती है और टॉयलेट लॉक करके फिर से किसी नंबर को कॉल करती है, लेकिन वो जिसे कॉल कर रही है वो फोन नहीं उठाता। सत्या यहाँ क्यों आई और ये किसे फोन कर रही है, ये हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। सत्या और उसकी फ्रेंड दीपा एक छोटे गाँव में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। दोनों किसी काम से टाउन जा रही होती है, पर जाने से पहले सत्या कृष्णा मंदिर में एक गुड़िया रखकर प्रार्थना करती है कि मेरे आने तक इसका ध्यान रखना भगवान। दूसरे गांव में मुरली नाम के ऑटो ड्राइवर को दिखाते हैं जो रोज बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करता है और पिकअप करता है। लास्ट मोमेंट में एक औरत कहती है कि आज मेरे बेटे को भी स्कूल छोड़ दो ना, पर मुरली कहता है कि देखो ऑटो ऑलरेडी फुल है, एक्स्ट्रा बच्चे को ले जाना सेफ नहीं होगा। तभी एक आदमी कहता है कि वाह, आजकल ऑटो ड्राइवर्स एक्स्ट्रा पैसे लेके ज्यादा लोगों को लेके जाते हैं, लेकिन तुम तो भाई बहुत अच्छे हो, तुम बच्चों की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हो। मुरली बच्चों को स्कूल में ड्रॉप कर लेता है। तभी उसे हॉस्पिटल की सवारी मिलती है और वो उस औरत को हॉस्पिटल लेके जाता है। वो गांव में सबकी मदद करता है और सब उसको बहुत इज्जत भी देते हैं। यहाँ सत्या और दीपा टाउन जाकर ब्लाउज पीसेस वगैरह खरीद कर लेके आती है। फिर दीपा सत्या का मोबाइल लेकर अपने लवर से बातें करने लगती है। सत्या कहती है कि बात बंद करो और जल्दी चलो वरना मेरे पापा डांटेंगे। देख सत्या, मेरे पास फोन होता तो मैं तुझसे क्यों मांगती, थोड़ी देर मुझे अपने लवर से बात करने देना। जब तुझे प्यार होगा तब तुझे पता चलेगा कि कॉल काटना कितना मुश्किल होता है। सत्या कहती है कि ये भी कोई फोन है, सिटी में लोग कितने शानदार फोन यूज करते हैं। उनके गांव में राजू नाम का एक अमीर आदमी रहता है। इस गांव में उसकी एक मिल होती है और वो कई बिजनेसेस चलाता है और राजू सत्या को पसंद भी करता है, लेकिन सत्या को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हमेशा उसको इग्नोर करके चली जाती है। घर जाते ही सत्या के पिता पूछते हैं कि इतनी देर कहाँ घूम कर आ रही हो। लगता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान है। यहाँ मुरली के दोस्त शराब पीकर जुआ खेलते हैं और मुरली को भी बुलाते हैं, लेकिन वो कह देता है कि भाई मैं सिर्फ मेहनत की कमाई पे खुश हूँ। अगली सुबह दीपा अपनी भाभी का एंड्रॉइड फोन लेकर सत्या के घर आती है, पर सत्या के पापा फोन छीनकर कहते हैं कि फोन की वजह से कई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। सत्या से मिल लो और जाते वक्त मुझसे अपना फोन ले लेना। अब दीपा सत्या से कहती है कि मैं तुम्हें कैमरा फोन दिखाने आई थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने तो फोन ले ही लिया। सत्या उसको एक लीफलेट दिखाकर कहती है कि इस नए शोरूम में एंड्रॉइड फोन 7,000 में बिक रहा है। मैंने 5,000 जमा कर लिए हैं और बाकी के पैसे जमा करके मैं कैमरे वाला फोन खरीदूंगी। कुछ देर बाद सत्या मंदिर के लिए निकलती है। उसके पापा ने उसका फोन छुपा रखा था, लेकिन वो ढूंढ निकालती है। जाने से पहले उसकी माँ उसे एक कस्टमर को कॉल करके इन्फॉर्म करने को कहती है कि उनका ब्लाउज तैयार हो गया है। फिर सत्या कैलेंडर पर लिखे नंबर को कॉल करती है, लेकिन एक नंबर गलत टाइप कर देती है और ऑटो ड्राइवर मुरली का नंबर कनेक्ट हो जाता है। सत्या उसे ब्लाउज की मेजरमेंट्स बताकर कहती है कि आपका ब्लाउज बिल्कुल तैयार है। अब मुरली पूछता है कि भाई आप क्या बोल रही हैं। तब सत्या रियलाइज करती है कि ओह, ये तो रॉन्ग नंबर है। वो कॉल कट करके ठीक नंबर को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है। अब मुरली फिर सत्या को कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। मंदिर के रास्ते में दीपा कहती है मैं मंदिर नहीं आ रही हूँ, मुझे अपने लवर से मिलना है। तेरा लवर होता तो तू भी मंदिर जाने के बजाय उससे ही मिलती। अब सत्या अकेली मंदिर जाकर प्रार्थना करती है कि मुझे भी एक बॉयफ्रेंड दिला दो भगवान। तब मुरली कॉल करके कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। सत्या मना करती है कि मैंने गलती से आपका नंबर डायल कर दिया था, दोबारा फोन मत कीजिएगा प्लीज। ये कहकर सत्या फोन रख देती है। दूसरी ओर राजू कपड़ों की नई दुकान खोल रहा होता है। उसकी माँ कहती है कि जब तुम्हारे इतने सारे बिजनेसेस हैं तो इस दुकान की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें। राजू का दोस्त बहुत धीमी आवाज में कहता है कि कपड़े की दुकान में सत्या जो आएगी, इसलिए तो दुकान खोल रहा है आपका लड़का। राजू की माँ जानती है कि राजू सत्या को चाहता है, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं है। वहाँ मुरली मोबाइल रिचार्ज करने जाता है, तभी एक लड़की 99 का रिचार्ज करने आती है। मुरली उसे पहले रिचार्ज करने देता है क्योंकि हाँ, मुरली एक अच्छा आदमी है। मुरली का इतना अच्छा स्वभाव सभी को बहुत पसंद आता है। वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता है, लेकिन उनके साथ ना तो ताश खेलता है और ना ही शराब पीता है। एक दिन सत्या एक फंक्शन में होती है। जब मुरली कॉल करता है तो सत्या बार बार रॉन्ग नंबर कहकर कॉल काट देती है, लेकिन जब भी वो फिर से कॉल करता है तो सत्या पूछती है कि आप मुझे इस तरह परेशान क्यों कर रहे हैं।
मुरली कहता है कि आपकी आवाज में जादू है, बहुत सुरीली है, इसलिए आपका नाम जानना चाहता हूँ। तब सत्या के पापा पूछते हैं तो वो कहती है कि कस्टमर केयर को कॉल कर रही थी, बस और कुछ नहीं। लेकिन वो मुरली का कॉल नहीं काटती और मुरली वहाँ की सारी बातें सुन रहा होता है। अब सब मिलकर पहेलियों को सुलझाने का खेल खेलते हैं। पहली होती है कि वो क्या है जो पैदा होने पर बड़ी होती है लेकिन मरते वक्त छोटी होती है। बच्चे पेंसिल कहते हैं, लेकिन तभी मुरली मैसेज करता है और सही आंसर है मोमबत्ती। अब सत्या मैसेज देखकर जवाब बताती है और वही सही जवाब होता है। अगली पहेली पर भी वो मुरली की मदद से ठीक जवाब दे देती है। अब एक बुजुर्ग अपनी पहेली गा कर सुनाता है। इसका जवाब तो मुरली भी नहीं जानता, लेकिन पहेलियां बुझाने के बहाने मुरली ने सत्या के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अब वो अक्सर सत्या को कॉल करता है, लेकिन सत्या अभी भी उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर राजू अपनी दुकान खोलता है और पहले दिन सारे गांव वालों को इनवाइट करता है। सत्या अपने पापा के साथ जाकर एक ड्रेस खरीदती है। जब वो पैसे देने जाती है तो राजू कहता है कि अरे नहीं, आज खरीदने वालों को डिस्काउंट दे रहा हूँ। पर राजू की माँ कहती है कि अगर सभी को डिस्काउंट दे दोगे तो दुकान कैसे चलेगी, दुकान क्यों खोली तुमने। फिर वो सत्या के पापा से कहती है कि जवान लड़की को घर में रखोगे तो सबकी नजर उस पर पड़ेगी, जल्दी शादी करवा दो। इस तरह बेहुदा बात बोलकर वो उनकी इंसल्ट करने लगती है। इससे सत्या के पापा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते क्योंकि वो राजू की मिल में ही काम करते हैं। घर जाकर सत्या बहुत दुखी बैठी होती है। तभी मुरली कॉल करता है तो वो उसे दुकान में हुई बात बताती है। मुरली फिर उसे दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। इस तरह वो मुरली से अपनी लाइफ में हो रही सभी बातें शेयर करने लगती है। वहाँ कॉलेज के लड़के लड़कियों को टीज कर रहे होते हैं। मुरली उन्हें डरा धमकाकर वहाँ से भेज देता है और लड़कियों को अपने ऑटो में लिफ्ट देता है। इतना नहीं, वो उन्हें अपना नंबर भी देकर कहता है कि इस तरह की कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन कर देना। लड़कियों के प्रति उसका अच्छा बर्ताव देखकर वो उसको थैंक यू कहकर चली जाती है। यहाँ सत्या की बहन एक लड़की के साथ साइकिल में घर आती है। उसके पापा उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। वो विनती करती है कि वो भैया मेरे स्कूल में 10th में पढ़ते हैं, रोज इतनी दूर पैदल जाने से मेरा पैर दुखता है और भैया इसी रास्ते से जा रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ आ गई। या तो मुझे साइकिल दिलवा दीजिए या फिर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अब उसकी बात तो जायज है, लेकिन अब साइकिल के पैसे कहाँ से आएंगे। तभी सत्या अपनी सेविंग से 5000 रुपए निकाल कर देती है जो उसने मोबाइल खरीदने के लिए इकट्ठा किए थे। वहाँ मुरली अपनी 2 बड़ी बहनों को लेकर ऑटो में जा रहा होता है। वो कहती है कि यूनिफॉर्म पहन लो वरना पुलिस पकड़ लेगी। आगे जाकर पुलिस उसे रोककर पूछती है कि ये दोनों कौन है। वो बताता है कि ये मेरी बड़ी बहनें हैं, हम मूवी देखकर लौट रहे हैं। वो गाड़ी के पेपर चेक करके उसको भेज देते हैं। दोनों बहनें डिस्कस करने लगती हैं कि लड़कियों को रात में बाहर देखकर पुलिस को हमेशा उन पर शक ही होता है। मुरली कहता है कि नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि लड़कियां रात को बाहर नहीं जा सकती। अगले दिन सत्या की बहन उसे जल्दी जल्दी गाँव के दूसरे कोने में लेके जाती है। वहाँ राजू की दुकान का एक बैनर लगा होता है जिसमें सत्या की फोटो होती है। अब अपनी फोटो को बैनर में देखकर सत्या बड़ी खुश होती है, लेकिन उसे डर होता है कि पापा क्या कहेंगे। अब बैनर देखकर सत्या के पापा दुकान जाकर राजू पर चिल्लाते हैं कि मैं आपकी मिल का नौकर जरूर हूँ, लेकिन आप सरेआम मेरी बेटे की फोटो लगाकर मेरा अपमान नहीं कर सकते। ये कहकर वो चले जाते हैं। अब सत्या मुरली को कॉल करती है, लेकिन मुरली की बहन फोन उठाती है और कहती है मुरली हमेशा तुम्हारी बातें करता रहता है, वो बहुत मेहनती है और अच्छा लड़का है, हमेशा हर किसी की मदद करता रहता है। वो मुरली के बारे में कई पॉजिटिव बातें बताती है जिनको सुनकर सत्या भी उसको पसंद करने लगती है। फिर वो मुरली को बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। अच्छा, क्या जान चुकी हो? अरे यही कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सबकी मदद करते हो। इस तरह की बातें आगे बढ़ती हैं और धीरे धीरे सत्या मुरली से प्यार करने लगती है। इसी बीच राजू अपनी माँ को कन्विंस करके सत्या के पापा से बात करने आता है। अब सत्या मुरली को बताती है तो वो कहता है कि लड़की देखने आ रहे हैं तो देखने दो, शादी थोड़ी ना तय हुई है, तुम सब्र करो, फिलहाल किसी से कुछ मत कहो। राजू और उसकी माँ सत्या को देखने आते हैं, लेकिन राजू की माँ दोबारा उनकी इंसल्ट कर देती है कि अपनी औकात में रही है। अब सभी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन सत्या बहुत खुश होती है कि रिश्ता बनता ही नहीं है। अब मुरली से बातें करते हुए सत्या की लव लाइफ बहुत खुशी से चल रही होती है। राजू की माँ उसको खुश करने के लिए उसे बिजनेस के लिए पैसे भी देती है, पर राजू कहता है जब मेरी पसंद की लड़की से आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती हो तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। अब और कोई रास्ता न पाकर उसकी माँ को मान नहीं पड़ता है और वो दोबारा सत्या के पापा से मिलने जाती है। अब सत्या परेशान होकर मुरली को बताती है और कहती है तुम यहाँ आकर मुझे ले जाओ। पर मुरली कहता है तुम्हारे गांव में मुझे कुछ लोग ही जानते होंगे, अगर मैं वहाँ आया तो फंस जाऊंगा, लेकिन सिटी में हमें कोई नहीं पहचानेगा, इसलिए तुम विशाखापट्टनम चली आओ, मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगा। सत्या भी मान जाती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से कहेगी क्या। इस सिचुएशन में एक दिन उसके पेरेंट्स को दूसरे टाउन में किसी की शादी के लिए जाना होता है। वे सत्या और उसकी बहन को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी बहन शादी में जाने की जिद करती है। इस पर सत्या कहती है कि मैं दीपा को यहाँ बुला लूंगी, आप लोग चले जाइए। उसके पेरेंट्स उसको सेफ रहने को कहते हैं और अपनी छोटी बेटी को लेकर चले जाते हैं। अब उनके लौटने से पहले सत्या विशाखापट्टनम जाकर मुरली से मिलना चाहती है। पहले तो दीपा मना करती है कि भाई इसमें बहुत रिस्क है,
लेकिन बाद में वो खुद सत्या को बस में चढ़ा कर आती है। सत्या बस में टिकट खरीदती है तो कंडक्टर कहता है कि इस वक्त मेरे पास चेंज नहीं है, जब तुम उतरोगी तो बाकी के पैसे दे दूंगा। और अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जब विशाखापट्टनम बस स्टैंड में लगेज उतारने वाला आदमी अपने दोस्त के साथ सत्या को फॉलो करता है। सत्या खुद को टॉयलेट में बंद कर लेती है और मुरली को लगातार कॉल कर रही होती है, पर वो फोन नहीं उठाता। वो आदमी बाथरूम के बाहर कलेक्शन करते हुए औरतों से पूछता है कि एक लड़की अंदर गई थी लेकिन बहुत देर से बाहर नहीं आई। वो औरत अंदर जाकर दरवाजा पीटती है कि जल्दी बाहर आओ। सत्या मुरली को कॉल करती रहती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर वो कॉल आंसर करता है। सत्या कहती है कि मैं कब से बस स्टैंड में हूँ, तुम कहाँ पर हो? वो कहता है कि मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अब सत्या को तसल्ली होती है और वो बाहर आ जाती है। अब वो दोनों आदमी फिर से सत्या के पीछे आने लगते हैं। तभी कोई सत्या के कंधे पर हाथ रखता है। इसका नाम रामकृष्णा है लेकिन सब इसे आरके कहते हैं। आरके को देखकर दोनों आदमी डर के मारे भाग जाते हैं। अब सत्या आरके को मुरली समझकर डांटती है कि इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया तुमने, मुझे बहुत प्यास लगी है। आरके उसको एक दुकान में ले जाकर पानी दिलाता है, फिर वो मुरली का मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। अब मुरली का मोबाइल आरके के हाथों में कैसे आया, इसके लिए फ्लैशबैक में आरके का कैरेक्टर दिखाते हैं। एक आदमी एक बुजुर्ग दुकानदार से ठंडा पानी मांगता है। वो फ्रिज से पानी निकाल कर देते हैं लेकिन वो कहता है ये ठंडा नहीं है। ये कहकर वो बोतल फेंक देता है और बुजुर्ग को बहुत परेशान करने लगता है। तभी आरके ग्लास बोतल निकालकर उसको खूब पीटता है और वहां से भगा ही देता है। बुजुर्ग कहता है कि अच्छा हुआ बेटा, तुमने मुझे बचा लिया। अब आरके उनको डांटता है कि दुकान खोलकर बैठ गए और फ्रिज में ठंडा पानी भी नहीं है। ये कहकर वो मंदिर के पीछे एक जगह पर जाता है और अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगता है। तभी पुलिस को देखकर सभी भाग जाते हैं। दरअसल आरके कोई काम नहीं करता और सारा दिन इसी तरह जुआ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। अगली सुबह वो अपने चाचा से पैसे मांगता है लेकिन वो मना कर देते हैं। आरके अपने दोस्त से पैसे मांगता है लेकिन उसकी माँ डांटती है, तुम कोई ढंग की नौकरी कर लो वरना लड़की वाले उसकी शादी कहीं और ही कर देंगे। अब आरके का दोस्त पूछता है कि कल रात जुए में जीते हुए पैसे कहाँ गए? आरके कहता है यार मैंने सारे शराब में उड़ा दिए। अब उसका दोस्त कहता है कि तू कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता? हाँ यार मैं तैयार तो हूँ लेकिन वो लोग सिर्फ 20,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, लेकिन मैं औरतों की चेन काट कर एक दिन में 2 लाख रुपए कमा सकता हूँ, चलोगे मेरे साथ? अब उसकी बात सुनकर उसका दोस्त बहुत घबरा जाता है। अब आरके बस स्टॉप में एक औरत को देखता है जिसने गोल्ड चेन पहनी होती है। वो एक बस में चढ़ जाती है और आरके बस को फॉलो करके उसको रोक लेता है। बाकी पैसेंजर्स उस लड़की से कहते हैं ये रोज की मुसीबत बन गई है, तुम उस लड़के से बात क्यों नहीं करती? वो लड़की उतरकर आरके के पास आती है और बात करने लगती है। तब पता चलता है कि ये उसकी लवर नव्या है। आरके अपने दोस्त से मजाक कर रहा था कि मैं चेन स्नेचर हूँ, दरअसल वो नव्या से मिलने आया था। नव्या डांटती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो कहता है मुझे पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए। नव्या कहती है कि कॉलेज के दिनों में तुम ऐसे नहीं थे, अब क्या हो गया? अरे कॉलेज में तुम बिना पूछे मुझे पैसे दे देती थी ना, लेकिन अब देखो अब पैसों के लिए मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ता है। आरके तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये कहकर वो बेचारी अपने सोने की अंगूठी उसको दे देती है। इनके बीच प्रॉब्लम्स तो है लेकिन फिर भी इनका प्यार और अंडरस्टैंडिंग कम नहीं हुए हैं। आरके अंगूठी गिरवी रखकर अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है। अब रात को नव्या कॉल करके डांटती है, अगर इस तरह आवारागर्दी करते रहे तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करवा देंगे, पहले बता दे रही हूँ। अरे तुम फिक्र मत करो नव्या, कल मैं एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे वो नौकरी जरूर मिलेगी। अगले दिन आरके इंटरव्यू देने जाता है और जब उसकी बारी आती है तो वो बड़े एटीट्यूड के साथ जाकर बैठ जाता है। वे कहते हैं कि तुम्हारा रेज्यूमे बहुत इंप्रेसिव है लेकिन इतने दिन तुमने जॉब क्यों नहीं की? एक्चुअली सर क्योंकि मुझे अच्छी सैलरी चाहिए। अब वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें अच्छी सैलरी देंगे लेकिन तुम्हें 4 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा। ये सुनकर आरके बाहर चला जाता है और अपने दोस्त को कॉल करके बताता है। दोस्त कहता है कि तुम साहिल से मिलो, वो तुम्हें 4 लाख दे सकता है। इसके बाद ही आरके बस स्टैंड पहुंचता है और अब प्रेजेंट में सत्या बाथरूम से बाहर आती है और इसी बीच यहाँ कोई झगड़ा हुआ था और मुठभेड़ में मुरली का मोबाइल नीचे गिर गया था। उसे एक लड़का चुरा कर लेके जाता है। आरके उस लड़के को पकड़कर मोबाइल ले लेता है और तभी उस पर सत्या का कॉल आता है और इस तरह वो सत्या से मिलता है। इसी बीच मुरली अपना मोबाइल ढूंढ रहा होता है। इतना ही नहीं, वो ये भी नहीं जानता कि सत्या कैसी दिखती है, इसलिए वो पूरे बस स्टैंड में सत्या को ढूंढता रहता है। आखिर में वो उस बस कंडक्टर से पूछता है तो वो कहता है कि उस गांव से एक लड़की मेरी बस में यहाँ आई थी, वो देखो येलो ड्रेस वाली लड़की, वो वहाँ खड़ी है। मुरली तुरंत सत्या के पास जाकर उसका नाम पुकारता है। सत्या तुरंत उसकी आवाज पहचान जाती है। अब आरके कहता है कि मुझे ये मोबाइल नीचे पड़ा हुआ मिला, मैं इसके ओनर को ही ढूंढ रहा था, क्या आप ही मुरली हैं? ये लीजिए आपको मोबाइल। ये कहकर आरके मोबाइल देता है और वहां से चला जाता है। अब सत्या और भी घबराई भी होती है कि यहाँ हो क्या रहा है। मुरली उसके पास बैठकर उसको दिलासा देता है कि देखो घबराओ मत, अच्छा हुआ मैंने तुमको देख लिया। अब सत्या उस जगह से दूर जाना चाहती है। मुरली उससे बड़े प्यार से बात करता है और सत्या की घबराहट कम हो जाती है। दोनों बातें करते हुए एक पार्क में जाकर बैठते हैं। उनके ठीक पीछे आकर आरके बैठ जाता है और देख रहा होता है। उसको देखकर सत्या फिर घबराती है।
मुरली उठकर आरके के पास जाता है और कहता है तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। आरके कहता है कि ये तुम्हारा पार्क नहीं है समझे। दोनों में बहस होती है और इस बात पर हाथापाई भी शुरू हो जाती है। अब इनको रोकने के लिए सत्या बीच में आती है, लेकिन आरके उसको कीचड़ में धकेल देता है। इतने में भीड़ जमा हो जाती है और पुलिस भी आ जाती है। वे सब आरके की ओर इशारा करके बताते हैं कि इसी आदमी ने मारना शुरू किया था और इस लड़की को धक्का भी दिया। पुलिस के पूछने पर आरके बताता है कि मैं एक इंटरव्यू के लिए आया था। वे आरके को वार्न करके भेज देते हैं। अब आरके अपने दोस्त को कॉल करके बताता है कि एक आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। फिर दोनों मिलकर एक बार में जाते हैं। यहाँ मुरली और सत्या ड्रेस खरीदते हैं और चेंज करने के लिए मुरली उसको एक लॉज में लेके जाता है। फिर कमरे में जाकर दोनों रोमांस करने लगते हैं। अब सत्या कहती है कि तुम अपनी टी शर्ट उतार कर दे दो, मैं वॉश कर दूंगी। मुरली शर्ट उतार कर देता है और नई टी शर्ट पहन लेता है। फिर कहता है कि मैं खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ, तुम दरवाजा लॉक करके ड्रेस चेंज कर लो। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। तभी दीपा कॉल करके पूछती है कि लड़का दिखने में कैसा है। सत्या खुश होकर कहती है कि बहुत स्मार्ट दिखता है। वाह, तो तुम दोनों कहाँ पर हो? हम अभी एक लॉज के कमरे में हैं। तुम लॉज में क्यों गई? डरने की बात नहीं है दीपा, वो बहुत अच्छा लड़का है, मेरे लिए खाना लेने गया है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। सत्या दरवाजा खोलती है तो एक औरत अंदर आती है और फ्रेंडली तरीके से पूछती है कि तुम कहाँ से हो, मुरली से कैसे मिली, वगैरह वगैरह। इसी बीच आरके मुरली को एक ऑटो में जाते हुए देख लेता है और ऑटो को फॉलो करने लगता है। अगले सीन में मुरली लॉज में जाता है और कमरे में उस औरत को देखकर सत्या को बताता है कि ये मेरी बहन की फ्रेंड है। फिर वो उस औरत को बाहर लेके जाता है और डांटता है कि तुम यहाँ क्यों आई? मैंने कितनी बार कहा था कि ठीक वक्त आने पर मैं खुद लड़की को तुम्हारे पास लेके आऊंगा। दरअसल ये औरत इस लॉज की ओनर है और मुरली किसी दूसरे मकसद से सत्या को इस लॉज में लाया है। यहाँ आरके उस ऑटो ड्राइवर को रोकता है जिसने मुरली को लॉज में ड्रॉप किया था। फिर ड्राइवर उस लॉज का नाम बता देता है। अब आरके और उसका दोस्त उस लॉज के लिए निकलते हैं। यहाँ सत्या कमरे के अंदर मुरली और उस औरत की बातें सुन लेती है। जब मुरली उस औरत को भेजकर अंदर आता है तो सत्या कहती है मुझे अभी यहाँ से जाना है। अरे अभी तो तुम आई हो, कुछ देर यहाँ बैठो। अब मुरली का बर्ताव बदलने लगता है और वो दरवाजा लॉक करके सत्या के साथ जबरदस्ती करता है। जब सत्या उसको दूर करती है तो वो उसको बहुत मारकर टॉर्चर करता है। सत्या किसी तरह उसको धक्का देकर बाथरूम के अंदर जाकर लॉक कर देती है। मुरली फिर दरवाजा पीटने लगता है। तभी आरके और उसका दोस्त आ जाते हैं और बाहर के दरवाजे पर पीटते हैं। दोनों अंदर घुस जाते हैं और आरके मुरली को खूब मारता है। वो पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। बाथरूम के अंदर सत्या बहुत रोने लगती है कि यहाँ आकर वो फंस गई है। बाहर आरके मुरली को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तब जाकर मुरली बताता है कि वो लड़की बाथरूम में है। अब आरके दरवाजा पीटता है लेकिन सत्या डर के मारे दरवाजा ही नहीं खोलती। आरके दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और सत्या को समझाने की कोशिश करता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मुझ पर विश्वास करो। पर सत्या बहुत घबरा जाती है। आरके उसको हिम्मत देता है कि देखो रो मत, हिम्मत से काम लो और यहाँ से बाहर चलो। सत्या उसके साथ बाहर आती है। तब आरके सत्या को बताता है कि जब मुझे इस आदमी का फोन मिला तो उस पर एक औरत का कॉल आया था। वो बोल रही थी कि उस लड़की को जल्दी से एक्सपोर्ट कर दो। मुझे लगा कि यह आदमी तुम्हें सेक्स ट्रेड में फंसाने वाला है, इसलिए मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था और तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। लेकिन तभी मुरली आ गया और मुझे उसका मोबाइल उसको लौटाना पड़ा। पर मुझे शुरू से ही लगा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं तुम दोनों को फॉलो करके पार्क में आया था। लेकिन वहाँ इसने मुझ पर हाथ उठाकर मेरे ईगो को ठेस पहुंचाई थी, इसलिए इसको मारने के लिए मैं यहाँ चला आया। और इस तरह आरके ने सत्या को बचा लिया है। शुरू से पब्लिक की नजरों में मुरली ने खुद के लिए अच्छे आदमी की इमेज बना दी थी ताकि किसी का ध्यान उसके इस अश्लील बिजनेस पर जाए ना। उसने खासकर लड़कियों का विश्वास जीता हुआ था। शुरू में मोबाइल रिचार्ज शॉप में उसने एक लड़की को पहले रिचार्ज करने दिया था। सच तो यह है कि मुरली उसका फोन नंबर सुन रहा था। बाद में उसने उस लड़की को भी रॉन्ग नंबर के बहाने फोन किया और सत्या की तरह उसको भी फंसा लिया था। फिर कॉलेज गर्ल्स को टीजर से बचाकर उसने अपना फोन नंबर दिया ताकि इमरजेंसी में वो फोन करे। उसका असली मकसद था उनका विश्वास जीतना, उनका फायदा उठाना और उन्हें किसी के हाथों बेच देना। जब आरके को उस पर शक हुआ तो उसने नव्या को फोन करके बता दिया था। नव्या ने उसको सत्या की मदद करने को कहा था, इसलिए वो सत्या और मुरली को फॉलो कर रहा था। आरके कोई नौकरी नहीं करता, लेकिन फिर भी नव्या को विश्वास है कि वो एक अच्छा इंसान है। इसी विश्वास पर उनकी रिलेशनशिप टिकी हुई है। नव्या सत्या से बात भी करती है और कहती है कभी कभी लाइफ में बुरा भी हो जाता है, उसको लेकर हमें सिकुड़ कर बैठने की जरूरत नहीं है। तुम फिक्र मत करो, तुम जहाँ जाना चाहती हो आरके तुम्हें वहाँ छोड़ देगा। उसके साथ जाना बिल्कुल सेफ है। अब आरके सत्या से पूछता है कि तुमको कहाँ जाना है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। सत्या कहती है कि मैंने कभी समुद्र नहीं देखा है, क्या आप मुझे समुद्र दिखाएंगे? फिर आरके उसे बीच में लेके जाता है। सत्या समुद्र की लहरों में अपने पैर भिगोकर कुछ देर खड़ी रहती है। फिर आरके उसे बस स्टैंड छोड़ देता है और वो अपने गाँव लौट आती है। नव्या ने मुरली के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था।
वे मुरली को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए अरेस्ट कर देते हैं और उसकी 2 बहनों को भी पकड़ लेते हैं। इंटरोगेशन में पता चलता है कि वो दोनों मुरली की कोई नहीं लगती। वे लड़कियों को फुसलाकर उन्हें अपने जाल में फंसा रही थी। यहाँ सत्या राजू की दुकान में कुछ खरीदने जाती है। राजू पूछता है, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा, तुम कब जवाब दोगी? सत्या कहती है कि हम दोनों इसी गाँव में तो रहने वाले हैं, फिर जल्दी क्या है, मैं सोचकर जवाब जरूर दूंगी। ये कहकर सत्या स्माइल करके वहाँ से चली जाती है और खुश बहुत नजर आती है। और लगता तो ऐसा है कि शायद सत्या राजू को शादी के लिए हाँ करने ही वाली है। और दोस्तों इसी उम्मीद के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया है कि जो लोग पब्लिक में अच्छे इंसान लगते हैं जरूरी नहीं है कि वे अच्छे हों, और जो बुरे दिखते हैं जरूरी नहीं वो बुरे भी हों, और जो बुरे दिखते हैं वे अच्छे भी हो सकते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है और जब वो टूटता है ना तो इंसान को बहुत ठेस पहुंचती है। लेकिन लाइफ में अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे सीख लेकर नए एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार होने में ही असली खुशी है, बिल्कुल सत्या की तरह। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।